गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं पर। प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति किसी न किसी सेवा या वस्तु के उत्पादन में संलग्न है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समाज का कुछ न कुछ वस्तुओं का उत्पादन करता है या उत्पादन में अपनी भागीदारी देता है। उत्पादन, विनिमय, उपभोग जीवन की आर्थिक गतिविधियाँ हैं। अर्थात सबसे पहले उसका उत्पादन होता है किसी वस्तु का, फिर विनिमय एक्सचेंज होता है, फिर उसको हम जीवन में उपभोग में बच्चों लाते हैं। ये हमारी क्या है? ये सभी आर्थिक गतिविधियाँ हैं। इन आर्थिक गतिविधियों की अवधि में संसाधन का अभाव रहता है, जिससे चयन की समस्या उत्पन्न होती है। यह निर्णय करना पड़ता है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, अधिकतम सेवा या वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अर्थात जो हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित संसाधनों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कि जो हमें संसाधन हमारे पास हैं हम उनका सीमित और सही तरह से प्रयोग करें, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो सके। आर्थिक गतिविधियों के दौरान यह निर्णय करने होते हैं कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, उसका स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग सुरक्षित है अथवा नहीं है, प्राथमिक शिक्षा पर कितना व्यय किया जाए, उच्च शिक्षा पर कितना व्यय किया जाए, अन्य कार्यों पर कितना व्यय किया जाए, उत्पादन पर कितना व्यय किया जाए। यह सब निर्णय लेना किसी वस्तु या सेवा में किस संसाधन का कितना उपयोग होना चाहिए, मशीनों का प्रयोग हो या मानव का उपयोग हो, ये सब एक केंद्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बच्चों आती हैं और समस्याएं हैं। वस्तुओं का उत्पादन किन व्यक्तियों के लिए किया जाए, यह निश्चित करना कि अर्थव्यवस्था की सुविधाएं सभी व्यक्तियों को मिल पाएँ। सेवाएं या वस्तुएं सशुल्क हों या निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार बच्चों सरकार जो है कुछ सेवाओं को हमें मुफ्त में, फ्री में भी मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है। कुछ सेवाओं का, कुछ वस्तुओं का वह हमसे मूल्य भी लेती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए तथा इन सेवाओं तथा वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए, अर्थव्यवस्थाएं की केंद्रीय समस्याओं में आता है। अर्थात हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें, किन वस्तुओं को हम निर्धारित मूल्य पे दें, किन वस्तुओं को सरकार फ्री दे, इन सब पर विचार करना हम सबका और गवर्नमेंट का दायित्व और कर्तव्य बनता है। पॉइंट नंबर 1.3 में यह आर्थिक क्रियाओं का आयोजन। आर्थिक क्रियाओं की समस्याओं को या तो व्यक्तियों के निरंतर प्रयासों द्वारा हल किया जा सकता है या सरकार द्वारा नियोजित योजना बनाकर। अब जो ये समस्याएं हैं हमारे सामने बच्चों, उसको कैसे हल किया जा सकता है? उन समस्याओं को व्यक्ति के निरंतर प्रयास द्वारा और सरकार की एक नियोजित योजना बनाने के पश्चात उसको हल किया जा सकता है। दूसरा है केंद्रीकृत, यानी कि 1.3.1 केंद्रीकृत योजनाओं की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ये क्या है? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी क्रियाकलापों के आधार पर योजना बनाती है। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय सरकार करती है। सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करती है जिनका समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों ये लाइनें। उसमें बताया कि सरकार किन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करेगी जिसका लाभ अधिकतर लोगों को पहुंचता है। जिसमें कौन कौन सी सेवाएं महत्वपूर्ण है बच्चों? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। सरकारी व्यक्तियों या निजी क्षेत्र को इन सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित भी करती है। तो बच्चों आपने देखा भी होगा कि शिक्षा प्राइवेट भी और सरकारी भी है, स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी भी होती हैं और प्राइवेट भी होती हैं। बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। अर्थात वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु भौतिक स्थल बाजार कहलाता है। अर्थात बाजार क्या है? जहाँ पर क्रेता और विक्रेता होते हैं,
खरीदार भी होता है और बेचने वाला भी होता है, अर्थात एक ऐसा भौतिक स्थल जहाँ पर क्रय विक्रय का कार्य होता है बाजार कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपनी आर्थिक क्रियाओं के अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतः क्रिया प्रदान करती है, अर्थात उनका एक स्थल पर आकर क्रेता और विक्रेता वहाँ पर पाए जाते हैं और सामान का मूल्य एक निश्चित बिंदु पर होता है। किसी तंत्र के भली प्रकार से संचालन के लिए आवश्यक होता है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों की क्रियाओं में समन्वय हो। बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु व सेवा एक निश्चित कीमत होती है। क्रेता, ग्राहक, विक्रेता, दुकानदार इस निश्चित कीमत पर विनिमय करते हैं। यदि क्रेता किसी वस्तु का अधिक मात्रा की मांग करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। वह उत्पादकों के लिए संकेत होता है कि वह उत्पादन में वृद्धि करें। इस प्रकार कीमतें बाजार में सभी को महत्वपूर्ण संकेत देती है, जिससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, बाजार की व्यवस्था में वस्तुओं और सेवा एक निश्चित कीमत होती है। जैसे क्रेता, ग्राहक जिसको कहते हैं, विक्रेता, दुकानदार एक निश्चित कीमत पर अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। कुछ वस्तुओं की कीमतें पहले से ही निर्धारित होती हैं, उसका हमें निर्धारित मूल्य चुकाना होता है। और बच्चों यहाँ पर हमें यह भी ध्यान देना है कि जो निर्धारित मूल्य है, प्रिंटेड मूल्य है, उससे अधिक मूल्य हम किसी भी दशा में ना दें। तो वास्तव में सभी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अवस्थाएं होती हैं, जहां आर्थिक क्रियाकलाप बाजार में होते हैं तथा महत्वपूर्ण निर्णय सरकार लेती है। किंतु पिछले कुछ दशकों में भारतीय व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कम हो गया है। सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, इसे जानेंगे। किसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्याओं को हल करने हेतु अनेक विधियां होती हैं। यह समझना आवश्यक है कि इन विधियों में कौन सी विधि महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानेंगे सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है। तो इस क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत विभिन्न क्रिया विधियां कैसे कार्य करती हैं, उस सब की जानकारी हमें सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत होती है। जैसे आदर्श आर्थिक विश्लेषण, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत इस तथ्य का अध्ययन किया जाता है कि प्रयोग किए जाने वाली विधियां हमारे अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। तो सकारात्मक या आदर्शात्मक विषय क्या है, केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के अंतर्गत आने वाले बच्चों के प्रश्न हैं जो हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। इनमें से किसी की उपेक्षा करके दूसरे को भली प्रकार नहीं समझा जा सकता। इसी क्रम में बच्चों व्यष्टि या समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा गया है या दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र की बच्चों एक शाखा है। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत विचारों का अध्ययन किया जाता है तथा लक्ष्य संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मांग, पूर्ति, बाजार आदि के स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं। तो उस को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से जानते हैं। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र भी अर्थशास्त्र की एक शाखा है बच्चों। तो ये क्या है, अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसके अंतर्गत सामूहिक विचारों का बच्चों अध्ययन किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य है पूर्ण रोजगार तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करना होता है। इसका क्षेत्र व्यापक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है बच्चों व्यापक होता है। तो इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है, कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्रीय आय आदि समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो इसके अलावा पुस्तक की योजना लास्ट पॉइंट इसमें दिया है बच्चों। प्रस्तुत पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधारभूत तत्वों से परिचय कराएगी। अर्थात इस पुस्तक में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, वो स्टार्टिंग में भी बताया था, उसके सिद्धांत, बाजार सिद्धांत, उपभोक्ता, फीस, मांग पूर्ति, अनेक तथ्य को इस पुस्तक के अंतर्गत हम बच्चों अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न इसमें जो उठेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित, उन सब की जानकारी भी हमें इस पुस्तक के अंतर्गत मिलेगी। इस प्रकार से जो पहला हमारा चैप्टर था, उस चैप्टर हमारा
पूर्ण होता है बच्चों, उसकी जो समरी है उस चैप्टर के पूरा होने के बाद आपको प्रेषित की जाएगी। धन्यवाद।